नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंडी चैम्पियंस में। दोस्तों, हाँ, समान अध्ययन के क्लासेस चल रहे हैं और समान अध्ययन में हम लोग अभी मध्यकाल में हैं। झारखंड इतिहास में हम लोग मध्यकाल में हैं। दोस्तों, मध्यकाल में हम लोग देख रहे थे झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मध्यकाल में कौन से राजाओं का, कौन से शासकों का यहाँ पे शासन होता है, अधिकार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस समय तत्कालीन समय में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग एक वीडियो में, एक पार्ट 1 में हम लोग क्लास देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं पार्ट 2 इसका वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस दोनों वीडियो मिला के फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी तुरंत वीडियो, हम लोग जब भी क्लास का वीडियो डालें तो आप लोग को तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वीडियो में काफ़ी कुछ देख लिया था। अब हम लोग आगे से देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, कौन से क्षेत्र जीते जाते हैं, कौन से यहाँ पे शासक उनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो शाहजहाँ काल में देख रहे हैं कि झारखंड के संदर्भ में शाहजहाँ काल के शासन का संबंध छोटा नागपुर के खास वंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय वंशों से है। अब देखते हैं पहले छोटा नागपुर खास वंश से क्या यहाँ पे कैसा संबंध है। जहांगीर की बंदी से मुक्ति होकर दुर्जन साल 1727 में अपनी राजधानी कोकरा आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा था कि जहांगीर का जहांगीर का जो इब्राहिम होता है उसको दुर्जन साल को पकड़कर ले जाता है। ठीक है, और ग्वालियर के किले में बंद हो जाता है। लेकिन जब फिर जहांगीर के समय एक हीरा संबंधी विवाद होता है असली और नकली के लिए, तो दुर्जन साल जो कि एक बहुत बड़ा पारखी होता है हीरे का, उसको लेके जाता है और उससे हीरे की पहचान करता है। तो इससे खुश होकर जहांगीर दुर्जन साल को छोड़ देता है 6,000 रुपये सालाना करके देने के लिए। ठीक है, तो जब फिर दुर्जन साल वहाँ से मुक्त होकर, बंदी से मुक्त होकर, जब 1627 ईस्वी में जब वह अपना राजधानी पहुँचता है, कोकरा पहुँचता है, 1640 ईस्वी तक वह फिर यहाँ पे शासन करता है। तो दुर्जन साल जो सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को क्या करता है कि कोकरा से हटाकर दो हिस्सा कर देता है, जो कि लगभग उससे फिर 100 साल तक वहाँ पे नागवंशियों की राजधानी रहता है। ठीक है, तो पहले कहाँ पे राजधानी थी? दो हिस्सा, कोकरा। उसके बाद क्या हो गए? दो हिस्सा। तो कभी कभी ये पूछता है कि किस शासक ने जो कोकरा से राजधानी दो हिस्सा करी थी, तो किसने करी थी? तो दुर्जन साल ने करी थी, ताकि वहाँ पे और ज़्यादा वो अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। ठीक है, नेक्स्ट। दुर्जन साल ने दो हिस्सा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया, जिस पर मुगल स्थापत्यकला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों का नवरत्नगढ़ नामक किला महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस भवन में मुगलों के प्रभावित होकर झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था की थी। दोस्तों, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो नवरत्नगढ़ जो नामक महल है वो कहाँ पे है? तो दो हिस्सा में, और इसकी जो निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्जन साल में। ठीक है, दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत यानी कि 1940 में रघुनाथ शाह जो 40 से 90 तक यहाँ के नागवंशी शासक बनता है। रघुनाथ शासन काल में खानजादा जो मुगल सेना का अधिकारी है ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह की मालिक गुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। दोस्तों, जब दुर्जन साल को छोड़ा जाता है तो दुर्जन साल को ये कह के छोड़ा जाता है कि आपको 6 साल का 6,000 रुपये प्रति सालाना देना पड़ेगा, टैक्स, मालगुजारी। तो कह तो देता लेकिन वो देता नहीं है, और उसने अपनी राजधानी वहाँ से कोकरा से दो हिस्सा कर लेता है, और वहाँ पे उसको ज़्यादा सुरक्षित करता है कि जब भी मुगल सेना यहाँ पे आए तो पहुँच ही ना सके, और उसका अगर पहुँचे भी तो उसका हम लोग अच्छे से मुकाबला कर सकें और उसको हरा सकें। पर जब उसका मौत हो जाता है दुर्जन शाह का, और यहाँ पे का जो नया शासक बनता है रघुनाथ शाह, तो रघुनाथ शाह उसके जैसा मजबूत शासक नहीं हो पाता है। तो फिर मुगल शासक खानजादा जो कि मुगल सेना का अधिकारी होता है उसके नेतृत्व में यहाँ पे भेजता है आक्रमण करने के लिए। उस मुगल अधिकारी खानजादा रघुनाथ शाह को पराजित कर देता है, उसको फिर माल गुजारी देने के लिए स्वीकार करना पड़ता है। नेक्स्ट है पलामू का चेरो। शाहजहाँ के शासनकाल में
पलामू का शासक प्रताप राय साबर राय का अधिकारी है या अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध शासक है। दोस्तों चेरो वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक होता है प्रताप राय, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध शासक भी होता है। 1632 में बिहार के सूबेदार मुगल अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को 1,36,000 रुपये में दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की निरंतर बढ़ाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय कर देना बंद कर देता है। दोस्तों जब प्रताप राय का शासन होता है तो यहाँ जो बिहार का सूबेदार होता है अब्दुल्ला खां, ठीक है, तो पलामू क्षेत्र से बहुत ज़्यादा मालगुजारी मांगने लगता है और यह मालगुजारी बढ़ के 1,36,000 रुपये हो जाता है। तो इसलिए प्रताप राय को लोगों से मजबूरन अधिक धन वसूलने पड़ते कर देने के लिए, लेकिन वह भी एक समय परेशान हो जाता है और कर देने से मना कर देता है। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के अधिकार क्षेत्र करने का आदेश दिया। शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण कर दिया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां के साथ संधि करते हुए 80 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार करता है। ठीक है, तो दोस्तों जब अब्दुल्ला खां की मृत्यु जब शाहजहां नया सूबेदार बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां को नियुक्त करता है, ठीक है, तो जब प्रताप राय जब बहुत टाइम से कर नहीं देता है तो वो जाता है और फिर प्रताप राय को फिर पकड़ लेता है और उसको आक्रमण करता है और उसको फिर मजबूर करता है कर देने के लिए। तो प्रताप राय 80,000 रुपये देने के लिए मंजूर हो जाता है और प्रत्येक साल पटना में हजारे लगाने के लिए वहाँ पे उपस्थित होना भी स्वीकार करता है। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 में फिर वापस लौट जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर जो प्रताप राय है वो फिर मालगुजारी देने नहीं लगता है, जिससे हमेशा वहाँ के लोग करते आ रहे थे। 1643 में शाहजहां ने एकता खां को फिर बिहार का नया सूबेदार बनाता और पलामू के शासक के विरुद्ध फिर से कार्रवाई करने का आदेश देता है, हमेशा की तरह। ठीक है, जब यहाँ पे आता है आक्रमण करता है तो हाँ दे देता है मालगुजारी और बोलता है ठीक हम लोग अब देते रहेंगे। फिर जैसे यहाँ से उसका दल सेना चला जाता है फिर उसके बाद फिर नहीं देने लगता है। ठीक है, एकता खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगल सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में राय ने 1 लाख रुपए व एक हाथी देने के अतिरिक्त साथ पटने चलने के भी स्वीकार कर लेते हैं। इतिकाद खां की सिफारिश पर 1644 में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपए की सालाना मालगुजारी तय कर दिया। अब दोस्तों जो मालगुजारी है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाती है। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय की संधि हेतु विवश करने पर जबरदस्त खां को 2,000 मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भोपाल राय और उसके बाद मेदिनी राय का शासन पड़ा। तो मेदिनी राय दोस्तों ये भी पलामू का शासक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक होता है। पलामू का पुराना किला का निर्माण प्रताप राय करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? पलामू में दोस्तों 2 किला है, एक है पुराना किला और नया किला। तो जो पुराना किला है उसका निर्माण प्रताप राय करता है और जो नया किला है उसको मेदिनी राय करता है। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का भी निर्माण कराया। सिंहभूम का सिंहवंश। शाहजहां के समय सिंहवंश शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अब कुछ हम लोग अन्य क्षेत्रीय राजवंश को देखते हैं। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में पंचायत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगल से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। उन्नीस में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। कब थी राजधानी बंगाल की? तो 1939 में। और इसको किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था।
यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। टकसाल मतलब सिक्के छापने की, सिक्के बनाने की मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है शाह शुजा। यह शाह शुजा शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर भी था। इसने भी राजमहल को भी राजधानी बनाया था। अब देखते हैं औरंगजेब। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर, खास पलामू के चेरो और सिंहभूम के सीमांत तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से। अब देखते हैं छोटा नागपुर के खास में क्या इसका प्रभाव है औरंगजेब का। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन कौन थे? तो रघुनाथ शाह और राम शाह। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा तथा नागवंशी शासक राजा रघुनाथ शाह धर्म गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। कौन था उसका शासक रघुनाथ शाह का? तो धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर, जो कि बड़ैया रांची में निर्माण कराया। रघुनाथ शासनकाल में हरि ब्रह्मचरण ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कभी कभी ये भी दोस्तों पूछा है कि सीताराम मंदिर कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? रांची के चुटिया में। और मदन मोहन मंदिर ये भी रांची बड़ैया में। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनर ने रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार मुगल आक्रमण हुआ है, जिससे रघुनाथ शाह की अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासन काल में ही पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी को दो हिस्सों पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया था। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ था, जिसको वह उखाड़ के ले जाता है। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ का नया किला का निर्माण किया तथा इसे दो हिस्सों से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर दरवाजा कहा जाता है। ठीक है। नए किले में लगवाता मेदिनी राय। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल शासक बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी देने के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा और सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया। इसने रीवा और सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राम शाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी दो बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया। अब नेक्स्ट देखते हैं पलामू का चेरो वंश। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। तो जब औरंगजेब का शासन था उस समय उसके समकालीन राजा कौन था झारखंड में? चेरो का तो मेदिनी राय था। मेदिनी राय 1658 से 74 ईस्वी के आसपास, जो कि चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगलों पर आक्रमण कर लूटपाट करने लगा। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी से कर वसूल करने के लिए भेजता है। ठीक है। औरंगजेब अपना सूबेदार को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने और मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजते हैं। 25 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला और सबसे पहले दाऊद खान ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा इसके 3 जून को 1660 कुंडा के जिले पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुनरोद ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राव के कहने पर सुरवर राय चुनराय के भाई ने चुनराय की हत्या कर दी। दोस्तों मेदिनी राय के समय काफ़ी राजा संगठित हो गए थे, सब इसको सपोर्ट कर रहे थे, सब चाहते थे कि हम लोग मिलके मुगल का विरोध करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे दाऊद खां बढ़ता है और जब कुंडा ज़िले जो चतरा के आसपास पड़ता है वहाँ पे पहुँचता है और जो चुनराय है उसको पराजित करके और उसको इस्लाम धर्म
मजबूत कर देता है और वो मान लेता है, तब इससे मेदिनी राय बहुत ही नाराज़ होता है और उसके भाई को ही बोलता है कि वो उसकी हत्या कर दे, और उसके भाई को उसने हत्या कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खान ने के चेरो राजधानी की ओर क्रमशः हाथों आगे बढ़ा और 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरज सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खान को संधि का प्रस्ताव भेजता है। दाऊद खान ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी और बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा ने कुछ और लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खान पलामू पर आक्रमण करके हेतु राजधानी तक आ गया। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा और इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करने और एक निश्चित कर देने से एक प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार न करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने का प्रस्ताव था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों जब दोस्तों यहाँ पे दाऊद खान जब काफ़ी करीब पहुँच जाता है पलामू के किले के, तो उससे एक प्रस्ताव भेजता है मेदिनी राय को और कहता है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो और कर देने के लिए तैयार हो जाओ, तब तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें राजा बने रहने देंगे। लेकिन मेदिनी राय क्या करता है कि वो मिल के और उसके जो मुग़ल सेना को लूट लेता है, मुग़ल सेना को ही लूट लेता है और कहता है कि हम लोग इस्लाम धर्म, हम तुम्हारा संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, और युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाता है कि चलो युद्ध की घोषणा कर देता है। औरंगा नदी, दोस्तों औरंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगा नदी के किनारे ही पलामू का किला बसा है। औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समय मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों की सेना भारी पड़ी और मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किले के कीमती सामान को देकर महिलाओं और बच्चों को जंगल भेज दिया तथा स्वयं को नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण लिया। सरगुजा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जब मुगल सेना उस पर भारी पड़ने लगा और कमज़ोर हो गया मेदिनी राय, तब वहाँ से फिर भाग जाता है। इस प्रकार पुराने व नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगल ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरो ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खान के एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त किया तथा उसमें पटना लौट गया। दाऊद खान ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला का एक मस्जिद निर्माण करवाया था। दाऊद खान पटना लौटते समय पलामू के किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया और इसे दाऊद नगर की अपनी गड्ढी में लगवा दिया। उस समय सिंह द्वार तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आकर्षक था पलामू किले का, जो कि दाऊद खान उसको अपने साथ ले जाता है पटना। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये देता है कि मोतियों की माला दी और औरंगाबाद स्थित गमछा, मानस और गौ नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1966 को पलामू के बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। अब मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा में पुनः पलामू लौटकर उसने अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों जैसे ही दाऊद खां वापस जाता है और जो उसका फौजदार मनकली खां को वापस जाता है, तो जैसे मनकली खां का जो स्थानांतरण ट्रांसफ़र दूसरे क्षेत्र में करता है, तो वैसे मेदिनी राय अपने सेना के साथ आता है सरगुजा से और फिर पलामू को फिर अपने कब्जे में कर लेता है। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू की राजा की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर देता है। मेदिनी राय को सन्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्णयुग की संज्ञा भी दी जाती है। इसलिए मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा कहलाता है। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर पुनः रुद्रराय, दिक्पाल राय और साहेब राय शासन करते हैं। अब कुछ अन्य क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छे, केंदी और खड़गदिया थे।
इसमें जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट था रामगढ़ था। इनमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय के बाद 1667 से 1724 तक रामगढ़ का राजा कौन था? दलील सिंह था। 1670 ईस्वी में दलील सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के मार्गों के बीच में स्थित था। दलील सिंह ने चाय के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। रामगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में खड़गडीहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के अधिकारी राम सिंह ने की थी और 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से रक्षा हेतु बाबलात, भिब्रू, परवड़ी और नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की थी। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित है, ठीक है, जिसके पूर्व में छेराज अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मिदनापुर बंगाल को सोफा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खान के राजमहल में लूटपाट की तथा इस कब्जा कर लिया और 1697 में जबरदस्त खाइसा खान ने इसे पुनः मुक्त करवाया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह से बचता रहा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं से पूरी तरह से बचा। तो उसका सही आंसर क्या है? धनबाद। धनबाद ही एक ऐसा क्षेत्र था। ठीक है, अब कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार होता है। ठीक है, उड़ीसा में राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंडी का राजा घोषित कर दिया था। किसने? झारखंड 12वीं सदी में झारखंड को स्वयं का राजा किसने घोषित किया था? तो उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकरा के नागवंशी शासकों को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खाक अलामा यानी कि हीरो खान का मालिक संबोधित किया जाता था, क्योंकि जो शंख नदी था वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीरे की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए नागवंशी राजाओं को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खाक अलामा यानी कि हीरो का खान का मालिक कहा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग ने दोनों वीडियो में से पूरा डिटेल में देखा कि मध्यकाल में झारखंड में कौन कौन शासकों का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन शासक झारखंड में आते हैं। उस समय के तत्कालीन जो क्षेत्रीय राजवंश थे, चेरे वंश थे, नागवंशी वंश थे, ठीक है, सिंह वंश थे, इनमें कौन कौन से प्रतापी राजा रहते हैं और क्या कुछ किन से कौन कौन सा युद्ध होता है और भी और सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को काफ़ी मदद करा होगा काफ़ी। ठीक है, तो अब इस टॉपिक पे जो अगला होगा वो MCQ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग इस इम्पोर्टेंट झारखंड में मध्यकाल से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जौहर।